अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के आखिरी टॉपिक OSI मॉडल के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे OSI मॉडल क्या है, इसकी लेयर्स क्या हैं और ये कैसे ऑपरेट होती हैं। अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर ये लेयर्स कैसे रोल प्ले करती हैं। सो टोटल जो लेयर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आपको नजर आ रही हैं। हमने इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इन लेयर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं OSI मॉडल की। ये कब बना, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले अगर हम इसको रिव्यू करें तो बेसिकली OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को अगर हम जनरली ट्रांसलेट करें तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जरूरी नहीं है कि डिवाइसेस एक जैसी हों तो कम्युनिकेट कर सकती हैं। मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस को हम आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं। या दिस मॉडल इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एन ओपन सिस्टम इज अ मॉडल दैट अलाउज एनी टू different types of systems to communicate even if their architectures are different। अगर तो डिवाइसेस का आर्किटेक्चर, उनका फ्रेम, उनका ढांचा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो डिफरेंट मेथड्स के जरिए से हुई है, स्टिल दे कैन कम्युनिकेट। OSI मॉडल को डेवलप किसने किया था? याद रखिएगा 1983 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है जिसने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। और आज भी इस मॉडल की वजह से हम बआसानी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करके इंटरनेट के जरिए से अपना काम सरअंजाम दे सकते हैं। बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर द डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इंटरेक्ट अक्रॉस द नेटवर्क्स। नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं लॉजिकली हम उन्हें आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं और ये मेथड उसके लिए सबसे ज्यादा फिजिबल समझा जाता है। The standards were created for the computer industry to allow different networks to work together efficiently। Basically इन मॉडल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें और एक नेटवर्क, एक ऐसा यूनिक नेटवर्क क्रिएट हो सके जिसमें डिवाइसेस फर्दर आपस में कम्युनिकेट कर सकें। बेसिकली वैसे मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना एक काम, अपना एक फंक्शन है जो उसने एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करना होता है। याद रखिएगा जो 7 लेयर्स हैं उनको हम 2 जनरल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ अपर लेयर्स और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लोअर लेयर्स। ये दोनों ग्रुप कितनी लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इन्होंने क्या रोल प्ले करना होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अपर लेयर के ग्रुप की अगर हम बात करें, अपर लेयर फोकस ऑन यूजर एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफर। डेटा फाइल्स को ट्रांसमिट करने से पहले बनाना और उसको कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है ये अपर लेयर की वजह से मुमकिन होता है। और अगर हम लोअर लेयर की बात करें तो दीज लेयर्स आर कंसर्न्ड विद हाउ द डेटा विल बी कम्युनिकेटेड एंड हाउ द नेटवर्क एक्चुअली अकर। किस तरह का नेटवर्क बनता है, हाउ द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड, हाउ डिफरेंट डिवाइसेस आर टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, ऑल द थिंग्स आर कंसर्न्ड विद द लोअर लेयर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 by 1 लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे टॉप लेयर जो होती है, हम उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। याद रखिएगा टोटल 7 लेयर्स हैं। याद रखिएगा टोटल 7 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर उसके बाद डेटा लिंक और आखिर पे फिजिकल लेयर है। हम 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं ताकि हम देख सकें किस लेयर ने क्या काम करना होता है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। बेसिकली इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है हम इसको एप्लीकेशन लेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशन। आपने जहां पे मैसेज को कंपोज करना है, लाइक आपने एक ईमेल टाइप करनी है, सो जहां पे आपने ईमेल टाइप करनी है या आपने ईमेल लिखनी है उसको हम सिंपली एप्लीकेशन लेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक नेटवर्क यूजर को एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट
for the services such as email, remote file access method and transfer method, shared database management system and other type of distributed information services. बेसिकली इसके जरिए से किसी भी तरह के इंटरफेस जो एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड करती हैं हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो ईमेल टाइप करने से हो, चाहे फाइल को एक्सेस या ट्रांसफर करने से हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शेयर करने या डेटा को रिसीव करने से हो, या डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये सारी सर्विसेज हमें जहां पे मिलती हैं हम उस लेयर को एप्लीकेशन लेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको इसकी डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है तो आप वहां पे देखिएगा, एप्लीकेशन लेयर इज टोटली कंसर्न्ड विद द कंटेंट्स दैट वी राइट इन द एप्लीकेशन। जो कंटेंट्स हम राइट कर रहे होते हैं या जिन कंटेंट्स को हम रिव्यू कर रहे होते हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर ही की वजह से मुमकिन होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स डेटा रिफॉर्मेटिंग, डेटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसने डेटा को रिफॉर्मेट करना होता है, उसका पैटर्न चेंज करना होता है, डेटा को कंप्रेस करना होता है और उसको इंक्रिप्ट करना होता है ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हम सिस्टम को बचा सकें। अब वन बाय वन हम इनके ऊपर बात करते हैं कि डेटा रिफॉर्मेटिंग क्या चीज होती है, इसके बाद इंक्रिप्शन क्या चीज होती है और डेटा कैसे एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा रिफॉर्मेटिंग की। When two computers exchange data, the data is changed to the bit streams before it is transmitted. जब दो कंप्यूटर्स ने आपस में डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो याद रखिएगा डेटा जब भी ट्रांसमिट होगा वो स्ट्रीम्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगा जो कि बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी। अगर डेटा बिट्स की फॉर्म में ट्रांसलेट होगा तो फिर ही आगे फर्दर उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। द कंप्यूटर में यूज डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही इनकोडिंग स्कीम या एक ही इनकोडिंग पैटर्न वो इस्तेमाल किया जाए। इनकोडिंग पैटर्न क्या होता है इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप वहां पे इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपको इनकोडिंग टेक्निक्स का आसानी पता चल जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली सेंडिंग कंप्यूटर में ही डेटा को चेंज करती है और अपना एक फॉर्मेट डिजाइन करती है जिसके जरिए से उसने डेटा को सेंड करना होता है। जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो सेंडिंग कंप्यूटर के मुताबिक अपना फॉर्मेट डिजाइन करता है और उसके मुताबिक डेटा को रिसीव करता है। सो हम सिंपली कह सकते हैं द प्रेजेंटेशन लेयर एट द रिसीविंग कंप्यूटर चेंज डेटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द रिसीवर फॉर्मेट। जिस तरह रिसीवर कंप्यूटर उसको रिसीव करता है उसी पैटर्न के अंदर सेंडर का फॉर्मेट चेंज होता है और फिर डेटा आपके कंप्यूटर में चला जाता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं, लाइक मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं उर्दू के अंदर और मैं अपने पैटर्न के तहत आप लोगों को कोई बात समझा रहा हूं, मेरे जहन में कुछ और चल रहा है, लेकिन जब आप उसको परसीव करेंगे, आप उसको रिसीव करेंगे तो आप उसको अपने अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। बात मैं कर रहा हूं, समझ आप रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज कॉल्ड एज डेटा फॉर्मेटिंग इन प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रिप्शन की। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली डेटा को इंक्रिप्ट करती है ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हम अपने डेटा को बचा सकें। It means that the sender transforms the original information to another form and sends resulting message over the internet. जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है सेंडर उसको किसी दूसरे अंदाज में भेजता है। लाइक मैंने आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है, अगर वो हसास नोयत का मैसेज है तो मैं कभी भी उसको सीधा एज इट इज आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज क्रिएट करूं या उसमें कुछ ऐसा मैसेज जनरेट करूं जो सिर्फ आपको समझ आए, किसी इररेलेवेंट बंदे को वो समझ ना आए। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज इंक्रिप्शन। चैप्टर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह इस पे डिटेल में बात करेंगे। रिसीवर ने जब डेटा को हासिल करना होता है तो उसके बाद वो उसको डीक्रिप्ट करता है और डीक्रिप्ट करने के बाद उसको वो अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है कंप्रेशन, जो प्रेजेंटेशन लेयर ने करनी होती है। इसमें जो बिट्स का साइज होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको कम किया जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली लार्ज अमाउंट के डेटा को स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर जिसको हम सेशन लेयर कहते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एक नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनमें कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने, कनेक्शन को मेंटेन करने यानी मैनेज करने और कनेक्शन को टर्मिनेट करने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
सेशन बेसिकली मैसेजेस को दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक्सचेंज करने का एक जरिया है। इट सिंक्रोनाइजेस यूजर टास्क्स, इसने यूजर ने जो काम करना होता है उसको सिंक्रोनाइज करना होता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन चेक पॉइंट्स की तरह डेटा स्ट्रीम्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब ये क्या चीज होती है, अभी मैं आपको इसमें मिसाल देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैसेज को सेंड करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती है तो जो चेक पॉइंट्स होते हैं उन्हीं चेक पॉइंट्स के नतीजे में डेटा को हम रीट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सपोज करें आप एक गेम खेल रहे हैं, अब आप उस गेम के अंदर टोटल 20 स्टेजेस रखते हैं, आपने उसमें से 11 स्टेजेस कंप्लीट कर ली। अब आपका जब प्लेयर वो डिफीट होगा तो आप ऐसा नहीं है कि हर दफा फर्स्ट स्टेज से उसको गेम को प्ले करना स्टार्ट करेंगे। जिस स्टेज पे आपका प्लेयर वो डिफीट हुआ, अब वहीं से दोबारा गेम को कंटिन्यू करेंगे। हम इसको चेक पॉइंट कहते हैं और बेसिकली ये काम करना ये सेशन लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होता है। इसके बाद अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो वहां से बात समझनी आसान हो जाएगी। सेशन लेयर बेसिकली चेक पॉइंट्स क्रिएट करती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, बजाय नए सिरे से फिर कम्युनिकेशन की जाए। जहां पे हमारी लास्ट कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है वहीं से दोबारा कम्युनिकेशन री एस्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डेटा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा। इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री। इसने ये देखना होता है कि क्या जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहे हैं वो एरर फ्री हैं या नहीं है। इसमें जो बड़ा मैसेज होता है उसको हम स्मॉलर पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डेटा को कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं। सपोज करें आपके पास 40 kg का एक ह्यूज पैकेट अवेलेबल है। आप उस पैकेज को या पैकेट को अगर एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना चाहते हैं तो बजाय 40 kg के पैकेज को या पैकेट को एक ही मर्तबा उठा के आप वहां पे लेके जाएं तो मुमकिन है आपसे उठाया ना जाए। आप उसको उसके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दें। सपोज करें आपने 5 kg के 8 पैकेट्स बना लिए हैं, सो उन 8 पैकेट्स को आप आसानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे और आपके लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना दिक्कत का बाइस नहीं बनेगा। सो इस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर बड़े मैसेज को स्मॉलर पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है ताकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी पहुंच सके। दीज पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड। बेसिकली इन पैकेजेस को या इन पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो बाज जो छोटे पैकेजेस होते हैं वो स्पीड से चले जाते हैं और जो बड़े पैकेजेस या पैकेट्स होते हैं वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं। तो जब रिसीवर साइड पे ये पहुंचते हैं तो वहां पे फिर रीअसेंबल होते हैं। दे आर चेक्ड फॉर एरर्स। वहां पे चेक किया जाता है कि क्या किसी पैकेट में कोई एरर तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो प्रॉब्लम होगी तो उसको रिकवर किया जाएगा और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रिसीविंग साइड पे उसको एज इट इज पहुंचा दिया जाएगा। अगर वहां पे डेटा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है सेंड करते वक्त तो ट्रांसमिशन दोबारा से एस्टेब्लिश होगी, कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश होगा और डेटा फिर रीट्रांसमिट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम डायग्राम देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है The large messages are to be converted into the form of segments and these segments are to be transmitted from one computer to another computer and the messages are to be reassembled. वो दोबारा से assemble किए जाते हैं ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचाया जा सके। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। The responsibility of network layer is to establish, maintain and terminate network connections. इसने एक नेटवर्क में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना व्हेन द कम्युनिकेशन इज टू बी डन। तब उस सूरत में हमें नेटवर्क लेयर की जरूरत पेश आती है। इट मैनेजेस द डिलीवरी ऑफ द डेटा फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ये रिस्पॉन्सिबल है कि सोर्स कंप्यूटर से मैसेज ले और उसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाए। नेटवर्क लेयर डिटरमिन्स लॉजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर कंप्यूटर एंड द रिसीवर कंप्यूटर। इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसने लॉजिकल पाथ जनरेट करने होते हैं, वो जरिए बनाने होते हैं, वो रास्ते बनाने होते हैं जिनके जरिए से डेटा ने सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जाना होता है। देयर मे बी मेनी नेटवर्क्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स। हो सकता है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान बीसियों नेटवर्क्स अवेलेबल हों। सो जो शार्टेस्ट पाथ का इंतखाब करना होता है जिसके जरिए से मैसेजेस एरर फ्री और एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंच सकें, ये काम नेटवर्क लेयर ने करना होता है। दिस लेयर
manages to send data from source computer to the destination computer. इस लेयर ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने सोर्स कंप्यूटर से डाटा लेके उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। पैकेट्स की क्रिएशन बेसिकली इसी लेयर की वजह से अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब जो पैकेट्स दोबारा से रीअसेंबल्ड होते हैं उनकी असेंबली वो बेसिकली नेटवर्क लेयर ही की वजह से होती है। उनको कंपोज करना, उनको इकट्ठा करना, उनको बाइंड करना, ये नेटवर्क लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टैब्लिश एट लेयर 1। इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर को सपोर्ट करना होता है। अब इसमें क्या काम होते हैं? नंबर 1, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या चीज है? इट मीन्स दैट दिस लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ द बिट्स इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड द फ्रेम्स। इसने जो बड़े बिट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है जिनको मैनेज करना एक कंप्यूटर के लिए आसान होता है। अब इसके अलावा इसने फ्लो कंट्रोल को मैनेज करना होता है। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ द रिसीविंग डाटा। सपोज करें कि मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बहुत सी बातें समझा रहा हूं, लेकिन उतनी आपसे वो रिसीव नहीं हो रही या आप उन बातों को प्रॉपरली सीख नहीं पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये लेयर बेसिकली उतना ही डाटा आप तक पहुंचाए जितना आप रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली इस लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये उतना ही डाटा ट्रांसमिट होने देती है या करती है एक वक्त में जितना रिसीविंग साइड उसको रिसीव करती है। अब आप इसको जनरली इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत से एडवांस फोन हैं और बहुत से पुराने दौर के फोन हैं, तो अगर आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं सेंडिंग साइड के एतबार से, तो रिसीविंग साइड उतने डाटा को पिक नहीं कर सकती या रिसीव नहीं कर सकती। सो इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश करे जिसकी वजह से सेंडिंग और रिसीविंग साइड मैनेजेबल रेट के अंदर डाटा को ट्रांसमिट कर सके। अब इसको एक और मिसाल से आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप एक बस में सवार होना चाहते हैं और उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, तो उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स दाखिल हो सकता है। अब बाहर से जो सेंडर हैं वो बस में बैठ रहे हैं, रिसीविंग साइड पे जा रहे हैं, तो एक वक्त में सिर्फ एक ही पैसेंजर वहां पे सवार हो सकता है क्योंकि उसकी लिमिट इतनी है। लेकिन अगर कोई बड़ी बस है लाइक मेट्रो है, तो उसमें एक वक्त में 2 या 3 अफराद साइमल्टेनियसली बस में सवार हो सकते हैं, क्योंकि जो सेंडिंग साइड है और रिसीविंग साइड है उसमें आमतौर पे कोऑर्डिनेशन होती है, जिसकी वजह से डाटा को सेंड करना या रिसीव करना ये आसान हो जाता है। इस लेयर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने एरर को कंट्रोल करना होता है। इट मीन्स दैट इट डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट डाटा दैट इज डैमेज्ड और लॉस्ट। अगर कोई डाटा लॉस हो जाता है, कोई फ्रेम्स ऐसे हैं, कोई पैकेट्स ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे, तो उसको रीएस्टैब्लिश करना ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक पैकेट बार बार आ रहा है, रीजनरेट हो रहा है बार बार, तो उसको कंट्रोल करना ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली इफ 2 or more devices are connected to the same link, data link layer determines which device has control over the link at a given time. एक वक्त में कौन सी डिवाइस डाटा को रिसीव करना चाहती है या उसको सेंड करना चाहती है, इसको कंट्रोल करना इट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा लिंक लेयर। द डायग्राम ऑफ द डाटा लिंक लेयर इज आल्सो अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। उसमें क्या होता है, फ्रेम्स की क्रिएशन होती है, पैकेट्स बनते हैं, स्मॉलर पैकेट्स, मैनेजेबल पैकेट्स, उनको फर्दर ट्रांसमिट किया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रीम्स, और ये बेसिकली नेटवर्क नोड्स तक पहुंचाना और नेटवर्क नोड्स को सपोर्ट करना, ये इस लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें शामिल होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल लेयर की। इट इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। सबसे आखिरी, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है जो नेटवर्क नोड्स के साथ कनेक्ट होती है, बेसिकली हम इसको फिजिकल लेयर के नाम से जानते हैं। इट ट्रांसमिट्स स्ट्रीम्स ऑफ द बिट एंड डिफाइन हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड व्हाट कंट्रोल सिग्नल्स आर टू बी यूज्ड। बेसिकली इस लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटा को जो बाइनरी फॉर्म के अंदर है उसको ट्रांसमिट करना, नेटवर्क के जरिए से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये फिजिकल लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। Its main function is to control how a stream of bits is sent and received over the physical medium. एक फिजिकल मीडियम लाइक टेलीफोन वायर, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर स्ट्रीम्स को किस तरतीब के साथ सेंड करना है और सेंडिंग और रिसीविंग साइड के ऊपर कैसे कंट्रोल को मैनेज करना है, इट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। इसके अंदर कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मीडिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिफाइन करना, ये इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसलन
इट डिफाइंस द टाइप ऑफ द डेटा दैट इज टू बी सेंट बिटवीन द मीडियम्स। कौन सा डेटा सेंड हो रहा है ये फिजिकल लेयर ने डिफाइन करना होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट्स इज आल्सो डन बाय दिस लेयर, मींस बिट्स आर इनकोडेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर द ट्रांसमिशन। दिस लेयर डिफाइंस द टाइप ऑफ द इनकोडिंग। इस लेयर ने बेसिकली डिफाइन करना होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो बिट्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कौन सा इनकोडिंग पैटर्न यूज किया जाना है। फिर इससे डेटा रेट को डिफाइन करना होता है, हाउ मेनी बिट्स आर टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द कंप्यूटर्स, हाउ मच डेटा विल बी सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विल बी टैकल्ड बाय यूजिंग दिस लेयर। सो बेसिकली इसने डिफाइन करना होता है कि किस तरह का मीडिया ट्रांसमिट होगा, उसमें बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और किस रेट के साथ हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, ये फिजिकल लेयर ने डिफाइन करना होता है। इसकी जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। बेसिकली ट्रांसमिशन मोड को भी डिफाइन करना, जो चैप्टर नंबर 3 में हम जाके पढ़ेंगे कि सिंप्लेक्स वे में डेटा को ट्रांसमिट करना है, हाफ डुप्लेक्स में करना है, फुल डुप्लेक्स में करना है। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रीम एंड दीज बाइनरी स्ट्रीम्स आर टू बी सेंट टू द रिसीविंग साइड। फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की। अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं से आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में या ईमेल के जरिए से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।